डीसी साइंस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं धनंजय चौहान, जो बिजारटेक साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूशन है उससे नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट। बायोलॉजी ऑनर्स का एक पेपर है जो 2017 में आया हुआ था। उस पेपर को सॉल्व कर देते हैं। पहले के 50 क्वेश्चन फिजिक्स हैं। सॉल्व कर देने के बाद जिससे आपको पता चल जाए कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर के टाइप क्या होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 के बायोलॉजी ऑनर्स का पेपर है, जिसमें कि फिजिक्स के क्वेश्चनों को हम आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। पहले क्वेश्चनों को एक बार रीड करते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न समझ लें। क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा अच्छे ढंग से समझ जाने के बाद पूरा सॉल्यूशन इसका हम इसके साथ अपलोड कर देंगे। तो आइएगा इस क्वेश्चन पेपर में पहले आपको देख लीजिए इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। पूरे क्वेश्चन अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा और प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्नों का प्राप्तांक 0 होगा। जिससे आपको पता होगा कुल क्वेश्चन जो होते हैं 150 होते हैं बीएचयू के पेपर में, जिसमें एक प्रश्न पर 3 नंबर दिया जाता है। तो इसमें 3 नंबर सही होने पर मिलते हैं और गलत होने पर 1 अंक काट दिए जाते हैं। दूसरा, एक से अधिक क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। एक प्रश्न में 1 से अधिक आंसर देते हैं। इसमें लिखा है कि एक अधिकाधिक वैकल्पिक सही उत्तर के निकट प्रतीत हो तो निकटतम सही उत्तर दे। इसका मतलब एक प्रश्न के आपको जो भी उत्तर दिख रहे हैं उसमें लग रहा है कि 2 प्रश्न सही, एक प्रश्न के उत्तर 2 सही लग रहे हैं, लेकिन उसमें जो निकटतम एकदम लगभग बहुत ज्यादा करीब सही है वही सही उत्तर माना जाएगा। यह प्रश्न पत्र जो होगा 3 खंडों का होगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, और प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न होते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले कुल सेक्शन 1 यानी जो होगा सेक्शन 1 में फिजिक्स है, इस फिजिक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिजिक्स के पहले 50 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है कि बाइलिंगुअल पेपर है, इसमें जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे जो होंगे आसानी से, दोनों लोग जो होंगे आसानी से समझ सकते हैं। तो आप जो होगा पहला क्वेश्चन लिखा गया, द मास ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर आर मेजर्ड टू बी 12.4 plus minus 0.1 kg and 4.6 plus minus 0.2 kg per meter cube. Calculate the volume of sphere with error limit. ये एरर की प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सही आंसर होगा बी 2.7 प्लस माइनस 0.14 मीटर क्यूब। तो इससे पहले प्रश्न का उत्तर का आंसर हो जाएगा 2.7 प्लस माइनस 0.14 मीटर क्यूब। ये कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन हम अभी अपलोड कर देते हैं। एक एक प्रश्न को सॉल्व करके आपके सामने दिखा देते हैं। पहले जो होगा प्रश्नों को रीडिंग कर लीजिए और फिर जो होगा उन प्रश्नों का आंसर बना लेते हैं। फिर जो होगा उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन, जिसको और भी डाउट होगा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट्स में आपको कौन प्रश्न का सॉल्यूशन चाहिए। दूसरा प्रश्न दिया था, what is the percentage error in determination of time period of pendulum where length and acceleration due to gravity are measured with plus minus 1% and plus minus 2% error। तो आपको जहाँ तक error आपने पढ़ रखा है, तो उस error में जो होगा जब फॉर्मूले जो होते हैं डिराइव होते हैं, तो उसमें आपने टी का सूत्र जाना होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परसेंटेज एरर टाइम पीरियड में पेंडुलम का कितना होगा। सरल लोलक के आवर्तकाल के निर्धारण में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, जहां लंबाई तथा गुरुत्वीय जनित त्वरण के प्रतिशत त्रुटि प्लस माइनस 1% तथा प्लस माइनस 2%। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एरर को सॉल्व करने के लिए आप लिख देंगे कि टी आवर्तकाल होगा और टी का फॉर्मूला आपको पता होगा। जो टी बराबर होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अब यहाँ पर इसमें एरर काउंट कर लेते हैं। तो एरर जो होगा परसेंटेज एरर से पहले आप एरर सॉल्व कर लेंगे। अगर आप भिन्नात्मक त्रुटि यानी जो होगा फ्रैक्शनल एरर सॉल्व करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल टी अपॉन टी
और पावर पहले आ जाएगा, तो रूट का मतलब हो जाता है पावर 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा, फिर हो जाएगा डेल एल अपॉन एल प्लस डेल जी अपॉन जी। अब इस टाइप से आप रख के वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस और प्लस माइनस 2 हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 1.05% होगा। तीसरे प्रश्न को आप देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न लिखा गया है A thin wire has a length of 2.7 centimeter and radius 0.46 mm. Calculate the volume of the wire to correct significant figure. ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 0.1143 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड ऑप्शन होगा 0.144 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड ऑप्शन है 0.14 सेंटीमीटर क्यूब और फोर्थ ऑप्शन होगा 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसमें जो होगा सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आपको सार्थक अंक लिखा गया। प्रश्न को एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। एक पतले तार की लंबाई 21.7 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 0.46 मिलीमीटर है। तार के आयतन की गणना कीजिए सही सार्थक संदर्भ में। तो सही सार्थक संदर्भ में अगर आप गणना कर लेते हैं तो देखेंगे कि तार की लंबाई L की वैल्यू लिख दीजिए। L की वैल्यू 21.7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या R दिया है, R बराबर दिया गया है 0.46 सेंटीमीटर। अब जो होगा सेंटीमीटर नहीं दिया, सॉरी वो मिलीमीटर में दिया है। तो R की वैल्यू आप लिख दीजिए, सेंटीमीटर में हो जाएगा कितना, 0.046 सेंटीमीटर। क्योंकि तार का आयतन का सूत्र आपको जो पता हो, आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। और इस तरह से वैल्यू आप पुट कर लीजिए। तो वैल्यू पुट कर लेने पर आपका रिजल्ट जो आएगा, पाई की वैल्यू पुट करिए, आर की वैल्यू पुट कीजिए और एल की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके रिजल्ट आ जाएंगे, कैलकुलेट कर लीजिए, 0.1443 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन आप त्रिज्या में देख सकते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या 2 ली गई थी, अतः जो होगा 2 सार्थक अंकों में दिया जाएगा और इसलिए जो होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें वैल्यू होगी 0.14 सेंटीमीटर। क्यों, वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल और केवल 2 थी, इसलिए। अगला फॉर्मूला, ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है डायमेंशन के। डायमेंशन के प्रश्न होते हैं कि डायमेंशन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जैक्ट एक प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, जिसमें प्रश्न है द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र लिख लीजिए। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा, आप सब लोगों को उन्हें याद कर लिया होगा, एनसीईआरटी की बुक में भी है और पीछे जो होगा एनसीईआरटी की बुक जो होगी उसमें नियरली 98 डायमेंशन लिखे गए हैं और सारे डायमेंशन को याद कर लीजिए, एक प्रश्न निश्चित रूप से आ जाना है। तो श्यानता गुणांक की जो होती है डायमेंशन हो जाती है ML इनवर्स T इनवर्स। और हर एक जो होगा स्टूडेंट जिसको एग्जाम देना है यूनिवर्सिटी का, वो डायमेंशन जो होगा 100% याद कर लेगा, एक प्रश्न उसका कहीं नहीं गया है, 100% सॉल्व कर लेगा। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन होगा, फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन फॉर्मूला हमने बताया ML इनवर्स T इनवर्स होगा, जो कि ऑप्शन होगा 4 सही है। चौथे का 4 सही है, फोर्थ का 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न देख सकते हैं वेक्टर से। वेक्टर भी बेहतरीन होते हैं। वेक्टर काइनेमेटिक्स मींस जो होगा वेक्टर चैप्टर हमेशा जो होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन देने ही देने हैं, जिसमें प्रोडक्ट और हमेशा जो होगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट रिलेटेड जो होगा एक प्रॉब्लम बनेगा। तो हर एक बच्चे को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को क्लियर कर लेना चाहिए। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर जो होगा आगे टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तब आप उसमें पूरी बातों को समझ सकते हैं टू जेड। तो यहाँ पर जो होगा 5वें नंबर का क्वेश्चन है ए फोर्स वेक्टर F be acting on a body free to rotate about a point O and vector R, the position vector of any point P on the line of action of the force, the torque vector ta of this force about point O is defined as I cap minus j cap plus 6 e cap cross 2 I cap plus 3 j cap minus k cap each.
सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए अगर बात कर लेंगे तो टार्क का फॉर्मूला आपको पता है कि टार्क का फॉर्मूले के लिए सबसे पहले इसका प्रोडक्ट करिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए वही डिटर्मिनेंट जैसे होता है लिख देते हैं। पहले डिटर्मिनेंट के लिए जो होगा लिख देते हैं, पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद दूसरे रो में लिख दे देंगे आई का कोफिशिएंट देख लीजिए 1 है, जे का -1 है और के का 6 है। दूसरा जो होगा आई का जो होगा कोफिशिएंट 2 है, तो अगले रो में तीसरे रो में आप वैल्यू लिख देंगे 2, 3 और -1 और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। वही पंक्ति को और कॉलम को डिलीट करते हुए आगे को एक्सपेंड कर देंगे, जिससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 5 के कैप, जो कि प्रश्न का पहला ऑप्शन है। तो पांचवें का ऑप्शन जो होगा सही होगा वो होगा फर्स्ट। 6वें नंबर का प्रॉब्लम देख सकते हैं। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ u. द ball at a height of 80 meter at 2 times the time interval being 6 seconds. What is the value of u taking g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? एक बॉल को भूमि से प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है। बॉल 80 मीटर की ऊंचाई पर 2 समयों में रहता है, जिसका समय अंतराल 6 सेकेंड है। g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए u का मान फाइंड आउट कर देना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो होगा गति से संबंधित प्रश्न है, और गति से संबंधित प्रश्न में ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम गति के नियमों का प्रयोग करते हुए सॉल्व करें तो ऐसे प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर आएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए जो होगा ऑप्शन होगा चौथा सही होगा। फिर जो होगा हम एक्सप्लेन कर देंगे, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक बार एक एक करके सॉल्व कर देंगे स्क्रीन बोर्ड पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, which one of the corresponding displacement time graph of particle s equal to 0 when t equal to 0. एक सीधी रेखा में गतिमान कण का वेग समय ग्राफ चित्रानुसार दिया गया है। यदि t बराबर 0 पर s बराबर 0 हो तो सुसंगत विस्थापन समय ग्राफ बताइए। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ग्राफ होगा इसके लिए, यदि t बराबर 0 और s बराबर 0 हो जाए। तो इसके लिए जो होगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा 7वें का बी। 7वें का बी हो जाएगा। बी का मतलब है कि 1, 2 दूसरा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, फिर जो होता है अगली बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ए गिवन इनिशियल स्टेट टू गिवन फाइनल स्टेज along various paths represented on PV diagram. The quantity that is independent of the path is. ऑप्शन फर्स्ट है अमाउंट ऑफ, तो यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे हैं। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन लिखा है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर Q, सेकेंड अमाउंट ऑफ वर्क डन W, और थर्ड ऑप्शन है Q बट नॉट W, और फोर्थ ऑप्शन है Q माइनस W। तो इस प्रश्न को हिंदी में सुना देते हैं। चित्रानुसार एक निकाय प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में बहुत रास्तों से लाया जाता है। वह राशि जो पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, मीन्स बताना आपको जो राशि पथ पर निर्भर नहीं करता वह कौन सी राशि है। तो उसके लिए आंसर होता है वो थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम होती है, और इस थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा 8वें का ऑप्शन होगा 4 यानी Q माइनस V, Q माइनस W। ये ऑप्शन 4 नंबर Q माइनस W, 4 नंबर का ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। When two samples at different temperature are mixed, when two samples are different temperature are mixed, the temperature of the mixture cannot be, first option, lesser than, lower or greater than higher temperature, equal to lower or higher temperature, greater than lower but lesser than higher temperature।
टेम्परेचर, एवरेज ऑफ लोअर एंड हायर टेम्परेचर। हिंदी में बताते हैं, हिंदी में उस प्रश्न को बताया गया, दो सैंपल अलग अलग ताप पर मिलाया जाता है, दो अलग अलग सैंपलों को लेकर एक ताप पर अलग अलग ताप पर मिला देते हैं, तो ताप का मिश्रण ताप, तो मिश्रण का ताप नहीं होगा। देखिए ध्यान से दीजिए, यहाँ पर लिखा है कि मिश्रण का ताप नहीं होगा। पहला ऑप्शन है न्यूनतम से कम और अधिकतम से अधिक, दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम या अधिकतम के बराबर, न्यूनतम से अधिक और लेकिन अधिकतम से कम, और न्यूनतम और अधिकतम का औसत। तो बताना है कि मिश्रण का ताप क्या नहीं होगा, तो वो नहीं होगा कि जो न्यूनतम तापमान है, दो सैंपलों को मिला देते हैं तो एक ठंडा होगा, अगर जो ठंडा होगा तो वो और ठंडा नहीं हो सकता, वो श्योर है कि गर्म होगा, और जो और गर्म है वो उस दो मिलावट करने पर उससे ज्यादा और गर्म हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ठंडा होगा। तो श्योर हो गया कि ऑप्शन एक सही है, न्यूनतम से कम नहीं होगा और अधिकतम से अधिक नहीं होगा, मीन्स लेसर देन लोअर और ग्रेटर देन हायर टेम्परेचर नहीं हो सकता है। तो 9 क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में हो गया, फॉर ए सरफेस मॉलिक्यूल, फॉर ए सरफेस मॉलिक्यूल द नेट force is 0. Second option है there is net downward force. Third, the potential energy is less than that of molecule inside. और fourth option है molecule are in vapor state. हिंदी में सुनाते हैं, क्वेश्चन लिखा है पृष्ठ पर उपस्थित अणु के लिए, पृष्ठ पर उपस्थित अणु के लिए पहला ऑप्शन है इस पर कुल बल का मान 0 होगा, कुल बल नीचे की ओर लगेगा, स्थितिज ऊर्जा का मान अंदर के अणु के तुलना में कम होगा, और चौथा ऑप्शन है अणु वाष्पन की स्थिति में होगा। तो 10वें प्रश्न का उत्तर हो गया, वो हो गया बी, कुल बल नीचे की ओर लगेगा। द सरफेस, फॉर ए सरफेस मॉलिक्यूल ऑप्शन सेकंड सही है, देयर इज नेट डाउनवर्ड फोर्स, सेकेंड ऑप्शन 10 के लिए। तो पृष्ठ पर अणु उपस्थित अणु के लिए कुल बल नीचे की ओर काम करेगा। सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम थी, सरफेस टेंशन चैप्टर से है, तो हर एक चैप्टर से देख रहे हैं कि हर एक चैप्टर से कम एक प्रश्न तो आना ही है, वो 11th हो या 12th हो। तो 11th 12th के हर एक चैप्टर को कम्प्लीटली तैयार रखिए, और इसके लिए जरूरी होता है कि आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करिए, एनसीईआरटी बुक पूरी चीज़ पढ़ लीजिए, लेकर के जो होगा पूरी एक एक लाइन को अगर पढ़ देते हैं तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये बाहर का नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन मैच करें। अभी 10 प्रश्न ही बनाते हैं और 10 प्रश्न के ही सॉल्यूशन आपको जानते हैं कि V इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है, इसलिए V इक्वल टू m अपॉन d। इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें, दिए हुए वैल्यू को अगर पुट कर दें तो ये वैल्यू होगा 12.4 बटा 4.6, जिसको सॉल्व करने पर आप वैल्यू पाएंगे 2.7, यानी इनकी वॉल्यूम होगी 2.7। अब वॉल्यूम में आने वाले एरर को फाइंड आउट कर लें तो इस एरर का फॉर्मूला हो जाएगा डेल V अपॉन V इक्वल टू डेल M अपॉन कैपिटल M प्लस डेल D अपॉन D हो जाएगा। अब इनके एरर वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो इस इक्वेशन में आप एरर वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन में एरर की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, दिए हुए एरर में डेल M की वैल्यू भी दी गई है और M की वैल्यू दी गई है, डेल D की वैल्यू और D की वैल्यू दी गई है। जो डेल्टा है वही जो वैल्यू होगा जो प्लस माइनस के बाद लिखा गया है, तो इनकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट करने पर हमें मिलेगा डेल V अपॉन V इक्वल टू 0.1 अपॉन 12.4 प्लस 0.2 अपॉन 4.6।
और जैसे डेल वी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो डेल वी इक्वल टू वी के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, तो वी के इसको सॉल्व करके वी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी वैल्यू 0.051 इंटू वी की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे 2.7 आई थी, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी में चेंजिंग आ जाएगी, तो वी की वैल्यू हो जाएगी 0.14 0.14। अब इसकी वैल्यू आपको ये फाइंड आउट कर लें, इसलिए टोटल वॉल्यूम वी इक्वल टू वी प्लस डेल वी नोट कर देंगे और ये हो जाएगा वैल्यू 2.7 प्लस माइनस 0.14 मीटर की वॉल्यूम है, यूनिट होगा मीटर की। अब देख लीजिए, इसलिए ऑप्शन आपका मैच कर रहा था, वो था आपका बी ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा था। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन था सरल लोलक के आवर्तकाल के निर्धारण में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, जहां पर उसकी लंबाई तथा गुरुत्वीय जनित त्वरण में प्रतिशत त्रुटि दिया गया, +-1 और तथा +-2 दिया गया। तो आप इसमें जो होगा एरर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, एरर फाइंड आउट करने के लिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले बता रखा है कि आवर्तकाल का सूत्र रखिए। तो आवर्तकाल का सूत्र आपको पता है, T इक्वल टू 2π √L/g होता है। इसलिए डेल टी की अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते तो आपने इधर फाइंड आउट करने के फॉर्मूले पढ़े थे, जिसके अकॉर्डिंग हो जाएगी वैल्यू डेल टी अपॉन टी इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट डेल एल अपॉन एल प्लस डेल जी अपॉन जी हो जाएगा। डेल जी अपॉन जी हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो 1/2 इन द ब्रैकेट 1 +-1 +-2%। तो आपको पता है कि सारे इरर को ऐड कर किए जाते हैं, इसलिए डिवीजन करके सॉल्व करेंगे तो +-1.5% होगा, जो कि आपका सॉल्यूशन मिल गया था। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया था और सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन आए थे आपके ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करने की अगर बात आती है तो इस क्वेश्चन में था कि पतले तार की लंबाई 21.7 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 0.46 mm है। तार के आयतन की गणना कीजिए सही सार्थक अंकों के संदर्भ में। अगर इसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लिया जाए तो मान लिया जाता है कि माना कि तार की लंबाई L बराबर दी गई है 21.7 सेंटीमीटर। दूसरी बात हो गई, उस तार की त्रिज्या R बराबर हो जाती है, R की वैल्यू गिवन है 0.46 mm। सॉल्व कर लेंगे सेंटीमीटर में तो ये वैल्यू हो जाएगी, एक जीरो बढ़ जाएगा, 0.046 सेंटीमीटर। वैल्यू हो जाएगी 0.0 0.46
सॉरी 0 एक और रहेगा, दिया गया है तार की लंबाई L बराबर 21.7 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या R बराबर दी गई है 0.46 सेंटीमीटर। सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है, mm है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.046 सेंटीमीटर। दोनों यूनिट सेम हो गए। फिर जो होता है तार की लंबाई, तो तार का आयतन निकालें। तार का आयतन जिसको अगर v से प्रदर्शित कर लें तो v का फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल टू पाई r² L होता है। इसलिए इसका वैल्यू अगर रख के सॉल्व कर लें तो v की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाता है 22/7 गुणे 0.046 स्क्वायर इंटू L की वैल्यू हो जाएगी 21.7। सॉल्व कर लिया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1443 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसका मात्रक जो होगा 2 अंकों में लिखा जाएगा, इसलिए सार्थक अंक भी बराबर हो जाएगा। केवल 2 अंक तक ही लिए जाएंगे, इसलिए भी इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू 0.14 और इसके कारण ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 इजली आपको पता है 4 का सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। 4 का सॉल्यूशन बनाना है तो सीधा सा लिखा गया है, वो जो है 4 नंबर का क्वेश्चन जो होगा जिसमें लिखा गया साम्यता गुणांक का बीमीय सूत्र लिखे थे, सीधे से हमने आंसर ही बता दिए थे। चौथे के आंसर होंगे ml इनवर्स t के पावर -1 और इसके कारण आपका ऑप्शन सही था, चौथा ऑप्शन सही था। चौथा। पांचवे में जो था एक मल्टीप्लाई करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इजीली हमने बताया था कि 2 क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। टार्क बराबर हो जाता है 2 वेक्टरों का क्रॉस मल्टीप्लाई i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप क्रॉस 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप रख के अगर सॉल्व कर लिया जाए तो हम बोले थे इसको सॉल्व करने के लिए आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए, जिसमें आप एक जगह लिखिए i कैप j कैप और k कैप और अगले रो में इनके कोफिशिएंट रख दीजिए 1 -1 और 6 और अगला कोफिशिएंट इसका रख दीजिए तो हो जाएगा 2 -3 इसका हो जाएगा +1 और रख के इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। रो कॉलम को डिलीट करते हुए सॉल्व करने के बाद आ जाएगा वैल्यू। कैसे सॉल्व करते हैं तो फिर आई कैप लेंगे तो ये रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, इसलिए जो होगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप इन द ब्रैकेट। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए -1 और 1 का, ये कितना हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +9 और फिर हो जाएगा -j कैप, ये होगा डिटर्मिनेंट और रो और कॉलम डिलीट हो जाने के बाद एक में मल्टीप्लाई करेंगे 1 -12 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा k कैप और k कैप के बाद जो होगा 1 का -3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3
और फिर हो जाएगा आपकी वैल्यू -3 और +2, -3 और +2। ऐसे सॉल्व कर लेने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा इक्वल टू -17 पाई कैप प्लस 13j कैप प्लस 5k कैप। ओके।